नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज जो शख्स की बात करने जा रहे हैं, जिसकी कर्नाटका के कारवार इलाके में अच्छी चलती थी, जिसको यूनियन वर्कर्स अच्छी सपोर्ट करते थे। कैसे बना उसका खास दोस्त, उसका खून का प्यासा, कैसे उसके परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं वसंत एस नोटिकर की। टोनी रोज़ारियो नाम का एक शूटर जो लाल मोटरसाइकिल पर आता था और उसी पे बैठे बैठे अपने टारगेट को मौत के घाट उतार देता था। वो सर पर विग लगा कर रखता था। टोनी रोज़ारियो की बहुत लंबे समय तक किसी को पहचान नहीं थी। लोगों ने उसको ज़्यादातर मोटरसाइकिल पर ही बैठा देखा था। किसी को उसकी एग्जैक्ट हाइट का नहीं पता था। कहते हैं एक बार जब वो किसी को गोली मारने वाला था तो किसी ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया था, जिससे उसके सर में चोट आई थी। उसके बाद वहां मौजूद कई लोगों ने देखा कि वो अपने विग को सेट कर रहा है और चेक कर रहा था कि कहीं उसको ज़्यादा चोट तो नहीं आई। यहाँ से कन्फर्म हुआ कि वो विग लगाता था। वहाँ से लोगों को उसके हुलिया का पता चला, उसकी हाइट का पता चला। लोगों ने ये भी देखा कि उसके हाथ पर एक क्रॉस का निशान था। पुलिस ने यहाँ से अंदाजा लगाया कि शायद वो शख्स क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है। इस पहचान के बाद भी पुलिस को उसको पकड़ना मुश्किल था। 1989-90 का वो दौर जब बड़े बड़े लोगों के मर्डर हुए, जिसमें दाऊद का नाम निकलकर सामने आने लगा था। उस समय छोटा राजन भी दाऊद के साथ था। 1986 में दाऊद के कहने पर मुंबई के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर एनक्रोचमेंट GR खैरनाथ, जो के बहुत ही ईमानदार शख्स थे, उन पर जब हमला हुआ था तो वहां भी टोनी का हुलिया लोगों ने पुलिस को बताया। पुलिस को यहां से कड़ी जुड़ती दिखने लगी। वो शख्स तेजी से आता था और फट से वारदात करके निकल जाता था। पूरी मुंबई की क्राइम ब्रांच और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उसकी तलाश में जुट रखे थे। वो पुलिस के सरदर्द का कारण बन गया था। 1990 से लेकर 2000 तक 10 साल तक उसको पकड़ने का सिलसिला चलता रहा। 2000 में कर्नाटका के कोस्टल एरिया में कांग्रेस पार्टी के एक MLA का मर्डर हो जाता है। उस समय वो वहाँ की रूलिंग पार्टी थी। वहाँ भी लाल रंग के मोटरसाइकिल की पहचान बताई गई और वैसा ही हुलिया बताया गया जो इससे पहले के मर्डर में बताया गया था। रूलिंग पार्टी के MLA को मारना कोई मामूली बात नहीं थी। कृष्णा पिल्लई, कुमार पिल्लई का पिता, और लल्लू भाई अमर नायक के ड्रग्स के धंधे को देखा करते थे। कर्नाटका के कारवार इलाके के कोस्टल एरिया में 3 भाई रहा करते थे जो कि बहुत गरीब थे। बड़े भाई का नाम था मधु नायक। वो अमर नायक के साथ काम किया करता था। मधु नायक का छोटा भाई बाबूराव नायक और सबसे छोटा भाई दिलीप नायक था। बड़ा भाई मधु नायक सबसे पहले मुंबई में आकर कदम रखता है और अमर नायक की गैंग को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद बाबूराव नायक भी गैंग को ज्वाइन कर लेता है। दिलीप नायक इनसे अलग था, उसको इन कामों में नहीं पड़ना था। दिलीप की दिलचस्पी पैसा कमाने और पॉलिटिशियन बनने में थी। उसको पता था राज ऐसे नहीं किया जाता, पॉलिटिकल ही एरिया में राज किया जा सकता है। गोरेगांव के एक सिनेमा घर के बाहर उसने ब्लैक में टिकट बेचने का काम शुरू कर दिया। एक जमाने में छोटा राजन, अरुण गवली, अमर नायक, ये सभी टिकट ब्लैक में बेचा करते थे। दिलीप रहता अपने भाइयों के साथ था। वो पैसा जमा करके रखता था। जो उसको आमदन होती थी उन पैसों को उसने कर्नाटका में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा आया, उसके बड़े भाई मधु नायक का मर्डर हो जाता है। इसके बाद बाबूराव नायक शांत होकर बैठ जाता है। वो समय भी आ गया जब अमर नायक को भी पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। अश्विन नायक जेल में था। अमर नायक गैंग बिखर जाता है। इसके बाद अमर नायक गैंग के लोग कृष्णा पिल्लई और लल्लू भाई के साथ दिलीप नायक मिल जाता है। उनके साथ मिलकर वो लैंडिंग एजेंट का काम करने लगा। वहां से उसने अच्छा खासा पैसा बना लिया। आगे चलकर उसकी दोस्ती वसंत एस नोटिकर नाम के शख्स से हो जाती है। वसंत उस समय छोटा मोटा पॉलिटिशियन था। कर्नाटका में दिलीप नायक को प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की मदद से ये अपना धंधा और आगे तक लेकर जा सकता था। उसने वसंत एस नोटिकर के साथ हाथ मिला लिया। पॉलिटिशियन के साथ साथ वो शराब का धंधा भी चलाता था। उसकी पोर्ट एरिया में डॉग वर्कर की यूनियन हुआ करती थी। डॉग वर्कर की यूनियन के बेस पर ही वो पॉलिटिशियन बना था। दिलीप ने अपनी स्मगलिंग की कमाई से इलेक्शन में काफ़ी पैसा लगाया। वसंत के MLA बनने के बाद दिलीप ने खुद को
डॉग वर्कर यूनियन का लीडर बनने की बात वसंत से की, मगर वसंत ने इसको लेकर साफ मना कर दिया। दो दोस्त जो लंबे समय से साथ काम कर रहे थे, अब उनकी दोस्ती में दरार आ जाती है। पैसे की मदद से दिलीप नायक वर्कर्स का एक बड़ा ग्रुप अपने में मिला लेता है। उन्हीं दिनों में कागा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहा था। उस प्लांट के कंस्ट्रक्शन के दौरान दिलीप नायक ने बहुत सारे डंपर ट्रक खरीद लिए थे। कंस्ट्रक्शन में आयरन, स्टील, सीमेंट, पत्थर, डस्ट जैसी चीजें आ रही थी। डंपर ट्रक से उसने अच्छा खासा पैसा बनाया। जैसे जैसे उसके पास पैसा आ रहा था, वो और कामों में भी पैसा इन्वेस्ट करता जा रहा था। इसके बाद उसने मैंड्रेक्स की यानी कि नशीले पदार्थ की फैक्ट्री खोल ली। इसमें अमरनायक के लोगों की भी भागीदारी थी। दिलीप ने वहां एक सिनेमा हॉल भी खरीद लिया था। हजारों वर्कर्स उसके नीचे काम करने लग गए थे। दिलीप के अंदर वसंत के प्रति गुस्सा था। वसंत से एक दिन दिलीप ने मुलाकात की। दिलीप ने वसंत को कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। छोटा राजन का मेरे पास फ़ोन आया था और उसने कहा है कि इस एमएलए का काम तमाम कर दो। दिलीप ने एक तरह से एमएलए वसंत को धमकी दे दी थी। दिलीप ने वसंत को कहा, मैं तुम्हें बचा सकता हूं अगर तुम डॉग की यूनियन वर्कर मेरे हवाले कर देते हो। वसंत ने उसकी बात को नहीं माना। कहीं ना कहीं वसंत को दिलीप की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वसंत ने उसको कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं किसी छोटा राजन को नहीं जानता। उस बातचीत में दिलीप नायक ने एमएलए वसंत को काफ़ी गालियां भी दी थी। वसंत ने भी दिलीप को बहुत सुनाया था। एमएलए वसंत ने ये सोचा उसका पुराना दोस्त दिलीप गुस्से में है, वो कुछ नहीं करेगा। दूसरी तरफ उसकी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया था। वो बेटी की शादी की तैयारी में लग गया था। मुंबई में उसको बेटी की शादी करनी थी तो वो वहां पहुंच जाता है। उसको नहीं पता था कि दिलीप भी मुंबई में आ चुका है। बेटी की शादी के बाद उसको कर्नाटका में एक बड़ी रिसेप्शन पार्टी करनी थी। बेटी की रिसेप्शन पार्टी में उसने एक बड़ा हॉल बुक कर रखा था। बड़ी संख्या में शहर के लोगों को इनवाइट किया गया था। 20 फरवरी 2000 को यह सेलिब्रेशन किया जाना था। कहते हैं जब दिलीप नायक मुंबई में था तो वहां उसने अपने पुराने साथी अमर नायक से जुड़े लोगों से कांटेक्ट किया। दिलीप की अश्विन नायक से अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। दिलीप नायक ने टोनी रोज़ेरियो से कांटेक्ट किया। टोनी को एमएलए वसंत को मारने के लिए 10 लाख की सुपारी दी गई थी। वसंत की तस्वीरों से लेकर उसका घर का पता तक उस शूटर को दे दिया गया था। दिलीप ने उसको कहा, काम करने के बाद हमारा तुम्हारा दोबारा कांटेक्ट नहीं होगा। वारदात को अंजाम देने के लिए टोनी ने दिलीप से 3 पिस्टल मांगी, एक लाल रंग का मोटरसाइकिल मांगा और मोटरसाइकिल चलाने के लिए आदमी जिसको फायरिंग भी करनी आती हो। तीनों चीज़ें उसको मुहैया करवा दी गई। एक वेपन मोटरसाइकिल चलाने वाले को दे दिया गया, 2 वेपन टोनी को दे दिए गए। वो कर्नाटका के कारवार इलाके में पहुंच जाता है। कई दिनों तक वसंत की रेकी की जाने लगी। रिसेप्शन पार्टी से 2-3 दिन पहले जब वसंत उस हॉल के चक्कर लगा रहा था तो शूटर को पता चल गया कि उसका लगातार यहाँ आना ये अच्छा मौका है उसको यहाँ पर निशाना बनाने का। 19 फरवरी 2000 को शूटर वसंत का पीछा करते करते रिसेप्शन हॉल में पहुँच जाता है। 20 फरवरी को बेटी की शादी की खुशी में पार्टी की जानी थी। वसंत जैसे ही अपने 3 से 4 साथियों के साथ हॉल से निकलकर अपनी गाड़ी की ओर निकलता है तो एक शख्स सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब वसंत ने उसको पूछा कि वो कौन है तो वो उसको अपना नाम बताता है। वो कहता है, मेरा नाम टोनी रोज़ेरियो, और वो अपने दोनों वेपन निकालकर ताबड़तोड़ 5 गोलियां वसंत की छाती में मार देता है। पास में खड़े वसंत के किसी साथी को भी गोली लगी थी, वो इसमें जख्मी हो गया था। थोड़ी दूर उसका साथी जो मोटरसाइकिल पे था वो भी अपने आसपास फायरिंग करनी शुरू कर देता है। वारदात को अंजाम देने के बाद टोनी बाइक के पास आता है और बड़े आराम से उस पर बैठकर निकल जाता है। पुलिस इस घटना के बाद एक्टिव हुई। पता किया जाने लगा कि ये टोनी रोज़ेरियो कौन है। इस नाम के शख्स का पुलिस स्टेशन में कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच अपने काम पर लगी हुई थी। कई महीने निकल गए। बेटे की रिसेप्शन से एक दिन पहले वारदात की गई थी।
लोगों में काफी रोष और गुस्सा था। इसको देखते हुए दिलीप नायक देश छोड़कर दुबई भाग जाता है। पुलिस टोनी और दिलीप की तलाश में जुटी थी। मुंबई में भी पुलिस ने अपने खबरियों को लगा रखा था। दुबई में रहते हुए दिलीप को लगा कि वो यहाँ पकड़ा जा सकता है, तो वो दुबई के पास ही के एक आइलैंड में जाकर रहने लगा। आगे जाकर पुलिस ने इसमें 2 लोगों की मदद ली। पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो गया था कि दिलीप दुबई में ही कहीं रह रहा है। इसको देखते हुए पुलिस ने शरद शेट्टी से बात की और कहा कि तुम्हारे वहाँ लिंक हैं तो हमारी मदद करे। मुथप्पा राय उस जमाने में कर्नाटका का डॉन हुआ करता था, वो भी दुबई में था। दोनों शरद और मुथप्पा को कहा गया कि दिलीप को ढूंढे और उसको हमारे आगे पेश कीजिए। दिलीप भारत आने को तैयार नहीं था। किसी तरह दिलीप तक बात पहुंचाई गई। लोगों ने कसम खा खा कर कहा, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हमें बस ये बता दो वसंत को किसने मारा। दिलीप ने कहा, उसको नहीं पता किसने मारा, मैंने उसको नहीं मरवाया। जब उससे उसके भागने का कारण पूछा गया तो उसने कहा, वहाँ का माहौल और लोगों में गुस्सा देखकर मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। सब जानते थे कि दिलीप झूठ बोल रहा है। जिन लोगों की मदद से दिलीप अमीर बना था, जो लोग उसके स्मगलिंग के माल को उतारा करते थे, उन्होंने विश्वास दिलवाया कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। उसको भरोसे में लिया गया। दिलीप उनकी बात को नहीं टाल सकता था। उसको जब भारत लाया गया तो आते ही उसके ऊपर केस दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया। इंटेरोगेशन के दौरान उसको पूछा जाता है कि उस आदमी टोनी से तुमने कैसे कांटेक्ट किया। दिलीप ने कहा, मैं किसी टोनी रोज़ेरियो को नहीं जानता। मैं बाबा प्रभाकर पिल्लई नाम के आदमी से मिला था। वो अमर नायक का दोस्त हुआ करता था। मैंने उसको कांटेक्ट किया था, उसी को मैंने 10 लाख रुपए दिए थे। उसने आगे किसको मारने के लिए भेजा उसका मुझे नहीं पता। कर्नाटका के कारवार इलाके के पास के रहने वाले दया नायक मुंबई के बहुत फेमस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए थे। वसंत की फैमिली दया नायक के पास जाती है। उन्होंने कहा, हमें टोनी रोज़ेरियो नाम का आदमी चाहिए, उसको पकड़िए। दया नायक, उनके सीनियर ऑफिसर प्रदीप शर्मा और उनकी पूरी टीम उसको पकड़ने में लग जाती है। 1.5 साल बीत गया पर टोनी रोज़ेरियो उनके हाथ नहीं लगता। कुछ दिनों बाद कारवार में बाई इलेक्शन होता है। वसंत का बेटा आनंद उसी सीट से इलेक्शन लड़ता है। वो एमएलए बन जाता है। आनंद अपने पिता के कातिलों को ढूंढने में जोर लगाता है। आज की बात करें तो आनंद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। टोनी के बारे में कुछ लोग कहते थे कि वो गोवा का रहने वाला है, वहीं कुछ लोग कहते थे कि वो कारवार का ही रहने वाला है। एक दिन मुंबई की क्राइम ब्रांच की यूनिट खबरी के मैसेज का आने का वेट कर रही थी। उस खबरी ने उसी रात टाइम दिया था कि वो आज टोनी रोज़ेरियो की पुख्ता खबर उन तक पहुंचाएगा। उस टीम में बड़े बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शामिल थे। रात के 12 बजे के करीब खबरी ऑफिसर्स के पास आता है। दया नायक का वो खबरी उनको बताता है कि टोनी रोज़ेरियो लिंकिंग रोड खारवाड़ी में मोदी हाउस के पास 1:30-2 बजे के आसपास किसी वारदात को अंजाम तक पहुंचाने आने वाला है। पूरी टीम वहां के लिए रवाना हो जाती है। टीम 1 बजे वहां पहुंच जाती है। पहली टीम राजदूत सोसाइटी के पास रुक जाती है। उस टीम में दया नायक, प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे थे। दूसरी टीम मोदी हाउस के पास निगरानी बनाए हुए थी। ऑफिसर के पास मोटरसाइकिल का नंबर भी पहुंच गया था जिस पर टोनी आने वाला था। वो लाल कलर के यामा पर आने वाला था। कहते हैं खबरी के बताए गए पूरे 1:30 बजे टोनी रोज़ेरियो मोटरसाइकिल पर आता है। एरो शोरूम के बिल्कुल सामने वो रुक जाता है। पुलिस के पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैच हो जाती है। उस आदमी के सर पर विग थी। टोनी अपना मोटरसाइकिल खड़ा करके मोदी हाउस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। प्रदीप शर्मा आराम से उसके पास जाकर उसका नाम लेते हैं। टोनी नाम सुनते ही उसने अपने वेपन से गोली चला दी। बताया जाता है दया नायक ने प्रदीप शर्मा को धक्का देकर साइड में कर दिया था। इसके बाद वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स ने टोनी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। लगभग 20 गोलियां चलाई गई। उसको वहीं पर ढेर कर दिया गया। पुलिस को लगा वो मर गया है। नीचे पड़ा वो फिर से गोली चलाता है। इसको देख पुलिस ने उस पर फिर से गोलियां चलाई। वो एरिया भीड़ वाला था। रात को भी वहां आवाजाही होती थी। लोगों की वहां भीड़ लग जाती है। इस तरह टोनी रोज़ेरियो का अंत हुआ। जब ये खबर आनंद को मिली तो
रात को ही पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। दिलीप जेल में था। 21 मार्च 2004 को उसको जेल से पैरोल मिल जाती है। दिलीप बाहर आने के बाद अपने गांव में कदम रखता है। कुछ महीने बीत जाने के बाद दिलीप एक छोटी सी गली से जब काम के सिलसिले में गुजर रहा था तो 2 आदमी मोटरसाइकिल पर आते हैं। कोटिनो रोड पर उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। हमलावर वहां से फरार हो जाते हैं। कहते हैं जिस टाइम पर वसंत को 2000 में मारा था, 2004 को उसी टाइम पर उसी तरीके से दिलीप को मारा गया। आज तक हमलावर पकड़े नहीं गए। वहीं आज तक अमरनायक के उस आदमी का पता नहीं चल सका जिसका नाम बाबा प्रभाकर पिल्लई था, जिसने टोनी रोज़ारियो को फील्ड पर उतारा था। कहीं ना कहीं दिलीप ने पुलिस को झूठ बताया था। बाबा प्रभाकर पिल्लई नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। एमएलए वसंत की हत्या में शामिल एक और शख्स संजय मोहिते जो टोनी के साथ था, उसको कारवार की डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। तो दोस्तों, ये थी एमएलए वसंत एस नोटिकर की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।